देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ऑनलाइन जमा कराई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। पूरे देश में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जहां हजारों की संख्या में किसान बंधुओं ने प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। वाराणसी जिले के 8 विकास खंडों पर विकास खंड स्तरीय कृषि निवेश मेला तथा गोष्ठी का आयोजन किया गया। विकास खंड काशी विद्यापीठ द्वारा रोहनिया के जगतपुर इंटर कॉलेज परिसर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां लगाई गई एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री का किसानों से संवाद का सजीव प्रसारण देखा। किसानों के जीवन में खुशी, ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती है। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च, इनपुट कॉस्ट, ये कम हो, उसका खर्चा कम हो। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों की संख्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाएं उनका इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए एक के बाद एक उठाई। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो। आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, जब से 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, तो उन्होंने अपनी सभी योजनाओं में प्राथमिकता और योजनाओं का केंद्र बिंदु हमारे अन्नदाता किसान को बनाया। 2013-14 का जो बजट था भारत सरकार का और जो पिछला बजट भारत सरकार का है, उसमें कृषि मद में 6 गुना बढ़ाया गया है। 1,34,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट पिछले भारत सरकार के बजट में था, जो कि 13-14 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली, उसके पहले वर्ष के बजट से 6 गुना ज्यादा है। और उन्होंने पूरे देश में कैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर उनके आय को बढ़ाया जा सके, निकट भविष्य में दुगना किया जा सके, इसके लिए कार्य किया। रोहनिया के विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी कृषि बिल के बारे में अपने विचार रखते हुए कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी देश की कमान संभाले हैं, तब से लगातार किसानों के लिए जितनी भी योजनाओं को उन्होंने लागू किया है, किसानों के सम्मान के लिए चाहे जो भी चीज की आवश्यकता पड़ती है, उन्होंने लगातार किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने 15 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा 5 महिला लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का प्रमाण पत्र और 6 किसानों को मुख्यमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम के पश्चात मुख्य अतिथि ने मेले में लगे कृषि स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और स्टॉल पर लगाए गए उत्पादों की जानकारी भी ली। कार्यक्रम में उपस्थित एक किसान ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समर्थन करते हुए कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल किसानों के हित में है
और जितने भी बनारस के जितने किसान हैं, हम लोग तो गांव में चौपाल लगाए हैं, पूरी गहराई से इतने गहन किए हैं। जैसे आप भी बताइए, जो हमारा दूध बिक रहा था, किसान जो दूध बेच रहे थे, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं आते, डेयरी वाले नहीं आते, तो हमारा दूध तो 25 रुपया लीटर भी नहीं ले रहे थे बल्टहारा वाले, और वो भी पैसा तो दे ही नहीं रहे थे। लेकिन जब से कॉन्ट्रैक्ट वाले आए, डेयरी वाले आए, अब हमारा दूध 50 रुपए में बिक रहा है। अगर खेती के लिए भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट वाले आ जाए तो हम जानते हैं, सब किसान इस बारे में जानते हैं कि किसानों का हित है, कि हम किसान सरकार के साथ हैं और सरकार के किसानों के पक्ष में जो बात करेगा, जो नीति आएगा, हम लोग पूरा उसके साथ में हैं। आर्मी से सेवानिवृत्त होकर कृषि कार्य करने वाले एक किसान ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारी आमदनी दुगुनी हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट से हमारी मुनाफा बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से हमारा धंधा बढ़ रहा है, किसानों का जो आय है वो दुगनी हो रही है, तिगुनी हो रही है, फिर कहाँ खराब है? क्या आप चाहते हैं कानून लागू रहना चाहिए? बिल्कुल कानून लागू होना चाहिए। अगर किसी किसान को इसमें कोई आपत्ति है तो संशोधन के लिए बात कर सकता है किसान। इस कार्यक्रम में मौजूद ज्यादातर किसानों ने सरकार के कृषि बिल का समर्थन किया। कृषि नीति है, ठीक है, जिसमें किसानों की आय को दुगना करने का जो योजना जो है प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का है, उसके तहत ये मशरूम का जो खेती है, ये बहुत ही अच्छा जो है विकल्प बनता है इसके लिए। मैं अपने यहाँ लहसुन की भी खेती किया हूँ, उद्यान विभाग से लेकर शिमला मिर्च का भी खेती किया हूँ। ये शिमला मिर्च मेरे खेत का है, और मोदी जी के जो आज भाषण हुआ है, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं किसान बिल के समर्थन में हूँ। नमस्कार। शूल सी चुभती इन सर्दियों में चलिए कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि ये सर्दियां खुशनुमा रहें। खुशनुमा बनाने के लिए एक ही शर्त है कि हमारी जिंदगी सेहतमंद हो। तो चलिए सेहत के मद्देनजर अपनी जानकारियों को बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में। और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं BHU वाराणसी से डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर संजय, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अभी जो मौसम चल रहा है, इस समय देखा जा रहा है कि ज्यादातर जो हृदय से जुड़े हुए जो पेशेंट्स हैं, जिनके साथ कोई न कोई समस्या है, या यूं भी वो समस्याएं जो दिल से जुड़ी हैं बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? मीनाक्षी, ऐसा है कि शीतकाल में, खास करके विंटर सीजन में, हृदय के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है जी। और खास करके जो वृद्ध लोग रहते हैं या फिर बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, उस तरह के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसका दो मुख्य कारण है। एक तो अगर आप देखेंगे कि जो शीतकाल में है, पोल्यूशन का लेवल काफी बढ़ जाता है जी। तो उसके कारण जो है जो फेफड़े से संबंधित इन्फेक्शन है, उसका रेट भी काफी बढ़ जाता है। जब भी फेफड़े से संबंधित इन्फेक्शन बढ़ती है तो हृदय को भी प्रभावित करती है जी। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कुछ लोगों को, जो वृद्ध लोग रहते हैं, जो कि खास करके उनके शरीर में मेटाबॉलिक रेट कम रहता है, तो जो है सो शरीर को गर्म बना करके रखने में जो है सो उनके हृदय को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि जब आप एक्सपोज होते हैं खास करके विंटर में, ठंड मौसम से, तो आपकी जो खास करके पेरिफेरी जो बोलते हैं, जिसमें हाथ पैर की जो ये होती है धमनी और ये रहती है आर्टरीज, तो वो सिकुड़ जाती है। तो हृदय जो है उसमें उनको ज्यादा बल से काम करना पड़ता है, ताकि जो है सो वो खून को मस्तिष्क में या फिर हृदय को ही मतलब में पहुंचाने के लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हृदय ऑलरेडी कमजोर रहता है या फिर मरीज को ऑलरेडी बीमारी रहती है, तो ये बीमारी ज्यादा दिखाई देती है और ये बढ़ सकती है, जिसके कारण हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी देखा गया कि जैसे मैंने बताया कि आर्टरी सिकुड़ जाती है, तो उसके कारण जो है खून का थक्का बनने की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है जी। तो अगर आर्टरी में खून की थक्का बन जाए तो उसके कारण जो है हृदय आघात हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकती है। और अगर उनके वेन में खून की थक्का बन जाए तो उससे क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, जिसमें पैर में जो वेन होते हैं वो जो है डीप वेन्स, उसमें क्लॉट बन सकते हैं जी। और वो अगर उसका कोई भी अंश अगर निकल कर फेफड़े के सर्कुलेशन में जाता है तो मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, काफी जानलेवा स्थिति बन सकती है जी।
तो ये अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पे जो जाड़े में होता है हमारा हृदय और फेफड़ा दोनों प्रभावित होता है, और दोनों का एक दूसरे से संबंध है, जिसके कारण कि अगर फेफड़े की प्रभावित होती है तो वो हृदय को भी प्रभावित करता है। जी, बिल्कुल। हृदय और खास करके जो जिसको ऑलरेडी बीमारी होती है, जिन मरीजों को, वो जो है सो ज्यादा सफर करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में कि जब सर्दियों में इस तरीके की समस्याएं आती कि नसें सिकुड़ जाती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमें खास तौर पे अपने आप को बचा के रखने की जरूरत होती है। क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं? हृदय से जो लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पे हम जानना चाहेंगे, क्या सावधानियां बरतें इस मौसम में? सावधानी के तौर पे तो ये हम जो आमतौर पे जो परहेज होता है वो लोगों को बताते हैं, अपने शरीर को गर्म रखने की जो है, तो उन्हें जो है सो एक्सपोजर जो होता है ठंडे से कम करना चाहिए, गर्म कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, उनको जो है जो कैप लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, मफलर लगाते हैं या फिर स्कार्फ लगाती हैं स्त्रियां, वो जो है सो उनको एडवाइस किया जाता है। और ऐसे भी जो है सो कंबल और ये गर्म कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। अपने शरीर के अंदर का तापमान को बरकरार रखने के लिए उन्हें जो है सो बताया जाता है कि गर्म पेय पदार्थ का ज्यादा सेवन करें, गर्म पानी पिएं, या फिर चाय कॉफी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, जिससे कि जो है सो उनका शरीर का जो कोर टेम्परेचर रहता है वो बढ़ा रहता है। तो ये सारी प्रक्रिया बताई जाती है। उसके अलावा भी अगर कोई मरीज पहले से ही जो उन्हें बताया जाता है कि वो सारे दवाओं का सेवन नियमित तौर पे करें, और कुछ दवाएं होती है जो कि खून का थक्का बनने से रोकने की जिसमें क्षमता रहती है, एंटीप्लेटलेट जिसे कहते हैं, एस्पिरिन या फिर क्लोपिडोग्रिल, तो वो उस तरह का दवा जो है सो अगर वो लेते हैं तो बंद ना करें जी। और तो ये परहेज आवश्यक रहता है जिससे कि उन्हें बचाया जा सकता है। और खास करके जब कुछ एरिया जहाँ बड़े बड़े शहर रहते हैं जहाँ पे कि पॉल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा रहता है, तो वहाँ पे उन्हें नियमित तौर पे मास्क का प्रयोग करें, खास करके ऐसे मास्क जिससे कि उन्हें पॉल्यूशन से बचाया जा सके। और अगर उन्हें इन्फेक्शन की थोड़ी भी संभावना लगती है, जिसमें कि फ्लू का आमतौर पे इस मौसम में फ्लू भी होता है, सीजनल फ्लू, तो उससे अपने आप को इस तरह से बचाया जा सकता है। या फिर अगर लगता है कि उन्हें संभावना, तो सही समय पे उसका इलाज भी जरूरी होता है। और फ्लू वैक्सीन भी उपलब्ध हैं, जिसको कि खास करके एल्डरली लोगों को या फिर जो खास करके प्रोन होते हैं जिनको कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनको जो है सो फ्लू वैक्सीन दिया जाता है जी। तो ये सारी परहेज अगर किया जाए तो ये परेशानी से बचा जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि हम एक्सपोजर से बचें सर्दियों के मौसम में, किसी तरीके से ठंड में हम जो गर्म कपड़े हैं उन्हें पहनना न भूलें, और नियमित मॉर्निंग वॉक एक अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है दिन की शुरुआत के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जो हृदय से जूझ रहे हैं, जो लोग ऐसे मरीज हैं जो कोई न कोई बीमारियां उनके हृदय से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों के लिए इस मौसम में खासतौर पर अगर वो टहलने जाते हैं तो क्या हिदायत है? तो उन्हें, जहां तक मैंने बताया कि एक्सपोजर से बचना है, तो अगर उन्हें लगता है कि ठंड बर्दाश्त नहीं होती है या फिर अगर गर्म कपड़ा उनके मतलब सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें अभी स्मॉग का भी सीजन आ जाता है, जब कोहरा बढ़ता है तो स्मॉग जो है सही तौर पे ये देखा जाए कि जब तापमान गिरता है तो जो है जो वातावरण का जो ये रहता है पोल्यूशन जो ये रहते हैं वही जो है सो थिक हो जाता है, वही स्मॉग की तरह होता है। ये फॉग नहीं है जिसे जो है सो जो ठंड प्रदेशों में जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है वहाँ का फॉग और ये स्मॉग में काफी फर्क है। ये स्मॉग जो है एक्चुअली देखा जाए तो ये जो जितने पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, वही कंडेंस हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इससे परहेज करना काफी जरूरी है। मास्क का प्रयोग जो है, अब लोगों को कोविड के कारण भी जो है मास्क का प्रयोग एक आमतौर पे लोगों ने शुरू कर दिया है, तो वो एक ऐसा कदम रहेगा जिससे कि लोगों को इस परहेज से बचाया जा सकता है। और उच्च रक्तचाप की जिनके साथ समस्याएं हैं उन लोगों को भी कहा जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स को भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि जैसे मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज हो, या फिर ज्यादा रक्तचाप की बीमारी जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं जी। अगर ये रिस्क फैक्टर किसी को है जो नियमित तौर पे दवा लेते हैं, तो वो नियमित तौर पे दवा लेके परहेज करना जी। अपने शुगर का जो लेवल है उसको मेंटेन रखना और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना, ये सारी चीजें जो है सो बहुत आवश्यक होती है। ये रिस्क फैक्टर नहीं तो आपके हृदय की परेशानियों को और बढ़ा सकता है।
और अभी वक्त चल रहा है कोविड का, कोरोना का, ऐसी स्थिति में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है इसका पालन तो हमें करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो दिल के मरीज हैं उन लोगों के लिए ये समस्या उनके लिए थोड़ी सी और भी बढ़ जाती है ऐसी स्थिति में कि जब वो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसे में जो कोविड को देखते हुए हृदय से जुड़ी हुई जो बीमारियां जिनके साथ हैं या जिनको फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उन लोगों को और भी ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? एकदम सही कहा आपने मीनाक्षी जी। ये कोविड जो है ये एक नई बीमारी है, वैश्विक महामारी अब है, और पिछले दिसंबर 2019 से लेकर अभी तक इस बीमारी के बारे में जितनी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पे ये पाया गया कि ये बीमारी जो है एक पूरे शरीर को प्रभावित करती है जी। और खून बनने की जो प्रक्रिया है, खून के थक्का बनने की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा ये बढ़ा देती है। इसलिए जो है सो एंटीप्लेटलेट की रोल बहुत ज्यादा होती है। खास करके एक और जरूरी है कि अगर हृदय से संबंधित किसी को बीमारी है तो उन्हें जो है ये दवा नियमित तौर पे लेते रहना बहुत ही आवश्यक है। और खास करके जब वैक्सीन आ जाएगा तो हो सकता है लोगों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा और इस बीमारी पर नियंत्रण पाना आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय, आपने हमारे साथ अपने ज्ञान को साझा किया और उम्मीद करते हैं कि हम अपना ख्याल रखेंगे और कोरोना के विरुद्ध जो हमारी जंग है इसे बखूबी जारी रखेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। आप सभी हजरात, नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, दूसरा पूरा हुआ, नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन, जमीन किसी की नहीं, नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन, जमीन किसी की नहीं, तुम्हारी तरह बहुत लोग चाहते थे इसे, तुम्हारी तरह बहुत लोग चाहते थे इसे, मगर ये दुनिया मेरे हमनशी किसी की नहीं। क्या बात है भाई, तुम्हारी तरह बहुत लोग चाहते थे इसे, मगर ये दुनिया मेरे हमनशी किसी की नहीं, मगर ये दुनिया मेरे हमनशी किसी की नहीं, हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है। सुनिएगा शेर ये, हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है, जो सांप रखती है वो आस्ती किसी की नहीं। हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है, जो सांप रखती है वो आस्ती किसी की नहीं, ये कायनात इबादत कदा है, इबादत कदा है, और यहाँ तमाम सजदे हैं उसके, जबी किसी की नहीं। ये कायनात इबादत कदा है और यहाँ तमाम सजदे हैं उसके, जबी किसी की नहीं। एक गजल और देखें कि पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, उदास हैं तो उदासी में मुस्कुराना क्या, उदास हैं तो उदासी में मुस्कुराना क्या, शराब छोड़ दी सिगरेट भी तोड़ दी हमने, तुम्हारे वास्ते अब छोड़ दे जमाना क्या। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। शराब छोड़ दी सिगरेट भी तोड़ दी हमने, तुम्हारे वास्ते अब छोड़ दे जमाना क्या, और शराब पी है तो सो जाते हैं सुकून की नींद, अब उससे मिलके नशे में नशा मिलाना क्या। शराब पी है तो सो जाते हैं सुकून की नींद, अब उससे मिलके नशे में नशा मिलाना क्या, किनारे वाले तो मिलते बिछड़ते रहते हैं, किनारे वाले
तो मिलते बिछड़ते रहते हैं, अब इनके वास्ते दरिया पे पुल बनाना क्या। अब इनके वास्ते दरिया पे पुल बनाना क्या। वो चाहे आंसू का कतरा हो या कोई चेहरा, जो गिर गया है पलक से उसे उठाना क्या। जो गिर गया है पलक से उसे उठाना क्या। तमाशे जहन की आसूदगी पे निर्भर हैं। आसूदगी एक लफ्ज है उर्दू में, थोड़ा सा टेढ़ा है उस, यानी सुकून, आराम, है ना। निर्भर तो समझते हो, लेकिन हिंदी का मिश्रण कैसे हुआ उर्दू के साथ। तमाशे जहन की आसूदगी पे निर्भर हैं। लगी हो नींद तो तारों का झिलमिलाना क्या। लगी हो नींद तो तारों का झिलमिलाना क्या। और गले लगाने से पहले ये काम करना था। और जो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया उनके लिए तो खास तौर से है ये, तैयार हो जाएं। गले लगाने से पहले ये काम करना था। गले लगाने से पहले ये काम करना था। बना लिया उसे अपना तो आजमाना क्या। गले लगाने से पहले ये काम करना था। बना लिया उसे अपना तो आजमाना क्या। बना लिया उसे अपना तो आजमाना क्या। बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो। बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो। तुम मेरा गम हो मेरी आंख के पानी में रहो। बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो। तुम मेरा गम हो मेरी आंख के पानी में रहो। तुम मेरा गम, मुझको मालूम है तुम इश्क नहीं कर सकते, तो हवस बन के मेरे जिस्म के मानी में रहो। मुझको मालूम है तुम इश्क नहीं कर सकते, तो हवस बन के मेरे जिस्म के मानी में रहो। तो हवस बन के मेरे जिस्म के मानी में रहो। दोस्ती तुमसे दोबारा तो नहीं हो सकती। दोस्ती तुमसे दोबारा तो नहीं हो सकती। तुम मेरे साथ मेरे दुश्मने जानी में रहो। तुम मेरे साथ मेरे दुश्मने जानी में रहो। ये नई दिल्ली तुम्हें रास नहीं आएगी। ये नई दिल्ली तुम्हें रास नहीं आएगी। लौट कर आओ मेरी जान पुरानी में रहो। बहुत शुक्रिया। ये नई दिल्ली तुम्हें रास नहीं आएगी। लौट कर आओ मेरी जान पुरानी में रहो। नसीम साहब देखिएगा मतलब, ये गजल देखिए। दफन हूं जिसमें वो मलबा निकालना है मुझे। दबा हूं जिसमें, सॉरी, दबा हूं जिसमें, दबा हूं जिसमें वो मलबा निकालना है मुझे। और अपने आप को जिंदा निकालना है मुझे। दबा हूं जिसमें वो मलबा निकालना है मुझे, और अपने आप को जिंदा निकालना है मुझे। शेर सुनिएगा, नया लगे अच्छा लगे तो बताइए। और अपने आप को जिंदा निकालना है मुझे। जो चांद ढूंढ रहे हैं मैं उनके साथ नहीं। अब क्या लगेगा सानी मिश्रा, उल्ला मिश्रा, ये ऐसा लग गया है। जो चांद ढूंढ रहे हैं, जो चांद ढूंढ रहे हैं मैं उनके साथ नहीं। वो इसलिए कि सवेरा निकालना है मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो चांद ढूंढ रहे हैं मैं उनके साथ नहीं। वो इसलिए कि सवेरा निकालना है मुझे। शेर सुनिए साहब के, ये मेरी आंखें जहां अश्क हैं न नींदें हैं। ये मेरी आंखें जहां अश्क हैं न नींदें हैं। यहीं से ख्वाब का दरिया निकालना है मुझे। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।